हेलो स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो बीच में रह गई है, तो उस वीडियो को भी मैं भेज रही हूँ आपको। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टैटिस्टिक्स हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा है कि वो कितना अच्छा अनुमान लगाते हैं भविष्य के बारे में। ये कहते हैं कि सफल व्यापारी वही होता है जिसका अनुमान हमेशा यथार्था के निकट होता है। यथार्था मतलब जो होने वाला है, जो उसने सोचा है, कितना नज़दीक रहेगा वो जो एक्चुअली में होगा। हर एक बिजनेसमैन अपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी मांग और पूर्ति का अनुमान लगाता है। जब भी वो डिमांड और सप्लाई देखता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रीति रिवाज हैं, कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, ट्रेड साइकिल्स हैं, इन सब के बारे में वो आंकड़े इकट्ठे करता है। देखिए बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, आंकड़े। और आपको पता है कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन के रूप में अगर हम इसका मीनिंग हमने पढ़ा है तो उसमें उसका मीनिंग ही क्या है, आंकड़े। तो इसमें हर एक बिजनेसमैन ये देखता है कि उसकी जो प्रोडक्ट बनाया उसकी डिमांड कहाँ है, कैसी है, और उसी तरीके से वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बनाता है और बेचता है। एग्रीकल्चर में भी सेम है। सबसे पहले जो किसान है वो ये देखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट किन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रही है। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने कहा है कि चावल नहीं उगाना है और किसानों को कुछ मतलब अमाउंट भी दिया जा रहा है जिससे कि वो चावल ना उगाकर दालें उगाएं, क्योंकि चावल उगाने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और ज़मीन के नीचे आपको पता है पानी खत्म होता जा रहा है। तो वाटर को सेव करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। तो इस तरह की पॉलिसीज को भी आपको ध्यान में रखना है जो आपके किसान हैं, उससे पहले कि वो कोई भी अपना डिसीजन ले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए भी आंकड़े या सांख्यिकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए आपको भूतकाल के आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, तभी आप जान सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ आपका बिजनेस या आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो किस तरीके से बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर मैं वर्ड कहूँ तो बिना सांख्यिकी के आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। इकोनॉमिक्स के जितने लॉ हैं वो सब आंकड़ों के ऊपर बेस्ड हैं। अगर इकोनॉमिक्स के किसी भी लॉ को आपको चेक करना है, प्रूफ करना है, वो भी आप आंकड़ों की हेल्प से ही करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टैटिस्टिक्स को हम अलग निकाल दें तो इकोनॉमिक्स का अपना कोई बेस नहीं रह जाता है। तो ये बात, इसमें हम 4 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कंजम्पशन, दूसरा है हमारा प्रोडक्शन, तीसरा एक्सचेंज, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 स्टेप होते हैं हमारे जो इकोनॉमिक्स में। कंजम्पशन सबसे पहले जो आपका उपभोक्ता है वो क्या चीज़ पसंद करता है, वो किसी वस्तु के लिए वो कितनी डिमांड करेगा, कितना प्राइस देने के लिए वो तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके आंकड़ों पर निर्धारित हैं। दूसरा है प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्री लगाई है जिसने बिजनेसमैन है, वो कितना प्रोडक्शन करेगा, कौन कौन चीज़ें बनाएगा। उसके पास 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो उनको किस तरीके से प्रयोग करेगा, कितनी भूमि चाहिए उसे प्रोडक्शन करने के लिए, कितने उसे लेबर लगानी है, कितनी उसे कैपिटल लगानी है, और किस तरीके से जो हर देश की जो सरकार है वो भी उत्पादन संबंधी आंकड़ों में क्या करना चाहती है, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। क्योंकि आपको बता दें बच्चे, जो प्रोडक्शन है उसी से हमारी जो इनकम है जनरेट होती है। हमारी नेशनल इनकम हमारे नेशनल प्रोडक्शन पर ही क्या करती है, बेस होती है। तीसरा एक्सचेंज है। देखिए वस्तु को बना लेना ही ज़रूरी नहीं है, उसको बेचना बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज का मतलब है कि वो वस्तु जिनके लिए बनाई गई है उन तक उसे पहुंचाना, मीन्स उसकी कीमत को डिसाइड करना। किसी भी वस्तु की कीमत को अगर आप निर्धारित करते हैं तो उसमें आप उसकी मांग भी देखेंगे, उसकी पूर्ति देखेंगे, उसकी लागत कितनी है, खरीदने वाले लोग कितने हैं, बेचने वाले लोग कितने हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चौथा पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से है। देखिए एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, उसने बना लिया, उसने बेच दिया, अब उसको बांटना है। बांटना इन द सेंस जो भूमि ली है उसके बदले लगान देना है, जो पूंजी ब्याज पे ली है उसके बदले ब्याज देना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लाभ भी चाहिए, जो वर्कर आपने लगाए उनको आपने मजदूरी देनी है, तो कितना देनी है, ये सारी चीजें भी आंकड़ों के ऊपर ही क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के बिना अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं है। इसमें एक जो है बात मैं कहना चाहूँगी आपको, ये कही है टिपेट के अनुसार, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो अर्थशास्त्र विभाग हैं वो कोरे
सिद्धांतवादियों के अधीन न रहकर सांख्यिकी प्रयोगशालाओं के अधीन हो जाएं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि सिर्फ सिद्धांत को बना देना ही जरूरी नहीं है जब तक उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ना हो। और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का कहाँ पता चलता है? जब हम उसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या करते हैं, उस सिद्धांत को प्रूव करते हैं, तो ही हम उस सिद्धांत की कोई वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सांख्यिकी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आंकड़े, आपको पता है आंकड़ों का ही खेल है पॉलिटिशियंस के लिए। तो जो राजनेता हैं वही एक तरीके से देश की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी सभी नीतियां बनाते हैं। नेताओं के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है, बेरोजगारी है, काला धन है, लोन है, इन सबके आंकड़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी आप जो विरोधी दल के नेता हैं तभी दूसरी जो सरकार चल रही है उसकी आलोचना कर सकते हैं और अपनी मांगे मनवा भी सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप वैसे जनरली कोई बातचीत करते हैं तो वो बात इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप वही बात आंकड़ों के साथ करते हैं तो आपकी बात को मानना, दूसरी जो पार्टी है, जो भी आपकी पार्टी इस वक्त चल रही है सरकार, उसके लिए मानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज सुधारकों के लिए। देखिए आपको पता है हमारे देश में या सभी देशों में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं बनी रहती हैं। तो समाज सुधारक जैसे दहेज प्रथा है, शराबखोरी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आंकड़ों का बहुत अधिक महत्व है। आंकड़ों की हेल्प से ही हम ये पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम चल रही है ये कितनी बड़ी है और किस तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। कुछ समस्याएं नागरिक समस्याएं भी हम कह सकते हैं, बिजली है, पानी की पूर्ति है, कितनी होगी, कैसे होगी, कितने लोगों को खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उन लोगों को किस तरह की फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए। ये सारी बातें भी हमारी आंकड़ों के ऊपर ही क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। हमें ये भी देखना है कि लोगों की इनकम कितनी है और वो लोग उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन की इनकम बहुत अच्छी है लेकिन वो उसे शराब पीकर या विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देता है, उससे भी समाज में काफी सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां, उन लोगों का रहन सहन, शिक्षा के ऊपर भी आंकड़े इकट्ठे करके ही सरकार क्या करती है, उनके बारे में नीतियां बनाती है। तो ये आपने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अभी 5 पॉइंट्स ही हुए हैं, 5 पॉइंट्स हम कल करेंगे। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी मैं पिक आपको भेज दूंगी। अगर आप किसी के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस पिक से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ वो डेली पढ़िए, अदरवाइज क्या होता है आप भूल जाते हैं जो बातें आज समझाई गई हैं। अगर आप आज ही उन्हें एक बार रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।